नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दास्तान हिंदी। यहाँ हर सुनसान जंगल की पगडंडी, हर नदी का किनारा और हर स्याह रात अपने भीतर दबाए बैठी हैं ऐसी रहस्यमयी परछाइयां, जिनकी कहानियां इंसान की सोच से कहीं ज्यादा अंधेरी, कहीं ज्यादा भयावह और कहीं ज्यादा अनकही हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस सफर पर निकलने के लिए, जहां जंगल की छायाएं सिर्फ रास्ता नहीं होती, बल्कि एक शापित दरवाजा जो आपको खींच ले जाता है उस जगह जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता बल्कि जीवित हो उठता है। आज अमावस की वो रात थी जब सन्नाटा भी जैसे अपनी सांसें रोककर खड़ा था। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच से होकर निकलती एक तंग सुनसान सड़क पर एक पुराना ट्रक धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। उस ट्रक का ड्राइवर बिल्कुल अकेला था। चारों ओर घना जंगल, गहरी खामोशी और अंधेरा इतना गाढ़ा कि खुद अपनी परछाई भी दिखना बंद हो जाए। रात के करीब 12 बजे अचानक ट्रक की हेडलाइट के सामने से एक शटकाली परछाई यस गुजर गई। लंबे उलझे बाल, अंगारे जैसी जलती लाल आंखें और चेहरा इतना भयानक कि किसी की भी रूह कांप उठे। और हां दोस्तों, कहानियां तो आप सुनते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता, जिससे हमें वो समर्थन नहीं मिलता जिसकी मदद से हम आपके लिए और भी खौफनाक और अनोखी कहानियां ला सकें। इस चैनल पर आपको सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि भारत की पुरानी, सच्ची और भयानक कहानियां सुनने को मिलेंगी जो सच पर आधारित हैं। तो अब देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट में हमें बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और उसी से हम और भी डरावनी कहानियां आपके लिए ला पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावने सफर को। याद रखिए, अब वापसी आसान नहीं। मेरा नाम संदीप गुप्ता है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मैंने सड़कों पर ही गुजारा है। दिन में तपती धूप और रात में सन्नाटे भरी सुनसान सड़कें मेरी साथी रही हैं। हम जैसे ड्राइवरों की जिंदगी किसी फिल्म की तरह नहीं होती। रात दिन चलती गाड़ियों के शोर में हमारा घर बनता है स्टीयरिंग के पीछे और बिस्तर बनता है ट्रक की सीट। कई बार 2-2 दिन तक बिना सोए, बिना ठीक से खाए हमें किलोमीटरों का सफर तय करना पड़ता है। कभी बारिश में फंस जाते हैं, कभी पहाड़ी रास्तों पर ब्रेक फेल होने का डर सताता है, और सबसे डरावनी बात, रात के सन्नाटे में जंगलों से गुजरना। वहां हर परछाई एक खतरा लगती है, लेकिन यही जिंदगी है हमारी। कभी ट्रक के इंजन की आवाज में सुकून मिलता है, तो कभी किसी अजनबी ढाबे पर चाय की प्याली में। हर सफर एक नई कहानी बनाता है, और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम लाख कोशिशों के बाद भी भूल नहीं पाते। आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। वो रात जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो रात जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि मौत और परछाइयां भी सड़कों पर घूमती हैं। ये बात उस सफर की है जब मैं और मेरा साथी सुजन एक लंबी ट्रिप पर निकले थे। रात के लगभग 11 बज रहे थे और हम एक सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था और दोनों तरफ घना अंधेरा। बस ट्रक की हेडलाइट ही थी जो उस सन्नाटे को चीर रही थी। सुजन ने स्टीयरिंग के पास से झांकते हुए कहा, भाई, ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा, अजीब सा डर लग रहा है। मैंने हंसकर कहा, डर मत रे, ये हमारे लिए आम बात है। रात और सड़क, यही तो हमारी जिंदगी है। पर उस रात सड़क पर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा नहीं था। उस रात कुछ और भी हमारे साथ चल रहा था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल मंडरा रहे थे और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं और सुजन अपने पुराने ट्रक से लंबा सफर तय कर रहे थे। सड़क दोनों तरफ से घने जंगलों में घिरी हुई थी और हेडलाइट के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। सुजन ने घबराकर कहा, भाई, ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, डर मत, अभी थोड़ी दूर और निकल जाएंगे तो गांव आ जाएगा। लेकिन अंदर से मुझे भी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें दूर से घूर रहा हो। करीब आधा घंटा चलने के बाद अचानक ट्रक झटका खाकर रुक गया। मैंने कई बार कोशिश की, पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। आसपास सिर्फ झींगुरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट थी। हमने ट्रक के बाहर उतरकर देखा, सब कुछ ठीक था, फिर भी गाड़ी नहीं चल रही थी।
तभी दूर कहीं से किसी औरत के रोने की आवाज आई। सुजन कांप गया। भाई, सुना तूने? कोई औरत रो रही है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। शायद किसी के घर से आ रही होगी। चल ट्रक ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो आवाज हर मिनट के साथ और पास आती जा रही थी। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद भी ट्रक नहीं चला। हमने सोचा रात यहीं बितानी पड़ेगी। दूर कहीं झिलमिलाती एक रोशनी दिखी, जैसे किसी घर में दीपक जल रहा हो। मैं और सुजन धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर हमें एक पुराना सा गांव दिखा, पर वो गांव अजीब था। हर झोपड़ी टूटी फूटी थी, चारों तरफ सन्नाटा और हवा में सड़ांध खुली थी। गांव के बीचों बीच एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने हमें देखा और धीमी आवाज में कहा, आओ बेटा, रात बहुत खतरनाक है, अंदर आ जाओ। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। औरत के चेहरे पर शांति थी, इसलिए हमने उसी के घर में रात बिताने का फैसला किया। वो हमें अंदर ले गई, मिट्टी के दिए जलाए और कुछ पानी दिया। बाहर मत निकलना, उसने कहा, रात को यहां बहुत कुछ भटकता है। सुजन ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब? कौन भटकता है? वो औरत हल्के से मुस्कुराई, जो मर चुके हैं वो भी रास्ता ढूंढते हैं। उसके बाद उसने कोई बात नहीं की। हम दोनों डर और थकान से वहीं लेट गए। बाहर हवा तेज हो गई थी और दरवाजा हर झोंके में चरमरा रहा था। दूर फिर वही औरत जैसी चीख सुनाई दी जो हमने जंगल में सुनी थी। मैंने सुजन से कहा, सुन, अगर सुबह तक सब ठीक रहा तो निकल पड़ेंगे, बस रात निकल जाए। सुजन ने सिर हिलाया और आंखें बंद कर लीं। पर हमें क्या पता था, सुबह की रोशनी के साथ उस बूढ़ी औरत का असली चेहरा सामने आने वाला था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में उतर चुकी थी। मेरी थकी हुई आंखें जैसे थोड़ा चैन ढूंढ रही थीं। सुजन ने लंबी सांस लेकर कहा, भाई, बच गए हम, अब तो सूरज निकल आया। लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत जिसने हमें रात भर शरण दी थी, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं, होंठों से खून रिस रहा था और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे हम उसके जाल में फंस चुके हों। वो हंसते हुए बोली, तुम दोनों ने सोचा था कि मैं तुम्हें बचाऊंगी। नहीं, मैं ही तो हूं, वही जिसके पीछे से भाग रहे थे तुम। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सुजन की हालत और भी खराब थी। वो कांपते हुए मेरे पीछे छिप गया। वो औरत अब अपनी असली शक्ल में धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आवाज भारी और गूंजदार हो गई। सालों पहले मेरा पति भी तुम्हारी तरह ड्राइवर था। उसने शराब पीकर ट्रक चलाया और गाड़ी खाई में गिरा दी। मैं उसमें दबकर मर गई। तब से मेरी आत्मा यहां भटक रही है। हर ड्राइवर को वही दर्द छकाना चाहती हूं जो मैंने सहा। मैं हकलाते हुए बोला, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें छोड़ दो। वो औरत और भी जोर से हंसी। कसूर? अब किसे कसूरवार मानूं? इंसान हर बार वही गलती दोहराता है और अब तुम दोनों मेरी अगली बलि बनोगे। मैंने सुजन का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा जैसे अपने आप बंद हो चुका था। हमने धक्का मारा, लात मारी, पर वो हिला भी नहीं। औरत धीरे धीरे हमारे करीब आ रही थी। उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो बस हवा में तैर रही थी। सुजन ने डर के मारे चिल्लाकर कहा, भाई, अब तो हम खत्म हैं। मेरे दिमाग में अचानक रात की बात याद आई, जब हमने हनुमान चालीसा का जाप किया था। शायद वही फिर काम आ सकता था। मैंने जोर से आंखें बंद की और पूरी ताकत से हनुमान चालीसा दोहराने लगा। सुजन भी कांपते कांपते मेरे साथ पढ़ने लगा। वो औरत गुस्से से चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी। अचानक उसने अपनी उंगलियां फैलाकर हमारी तरफ बढ़ाई। उसकी उंगलियां किसी पंजे जैसी लंबी और नुकीली हो गई थीं, लेकिन जैसे जैसे हमारा जाप तेज होता गया, वो पीछे हटने लगी। उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ रही थी। हमारी पूरी उम्मीद बंध गई थी कि अब वो चली जाएगी। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर देखा तो गांव का पूरा नजारा बदल चुका था। रात के अंधेरे में जो गांव सुनसान और जर्जर दिख रहा था, अब वहां चारों ओर राख और जली हुई झोपड़ियां थीं। हवा में धुएं और सड़ांध की गंध भर गई थी। सुजन कांप कर बोला, भाई, ये गांव तो बर्बाद हो चुका है। वो औरत जोर से चीखी, हाँ, इस गांव के सब लोग मेरी वजह से मारे गए और अब तुम दोनों भी। उसकी चीख के साथ ही पूरा मकान हिलने लगा। हमने जैसे तैसे ट्रक की चाबी उठाई और बाहर भागे। ट्रक वहीं खड़ा था। मैं फटाफट ड्राइविंग सीट पर बैठा और इंजन स्टार्ट कर दिया। सुजन घबराकर बोला,
तेज चला भाई, वरना ये हमें पकड़ लेगी। ट्रक गरजता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही सड़क पर आया, अचानक पीछे से वही औरत ट्रक पर कूद पड़ी। मैंने शीशे में देखा, वो हमारी ट्रक की छत पर थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी हंसी हमारी रीढ़ तक सिहरन पहुंचा रही थी। सुजन सीट से चिपक कर रोने लगा। भाई, अब तो हम बच नहीं सकते। मैंने पूरी ताकत से ट्रक तेज कर दिया। गाड़ी पहाड़ी रास्ते पर झूम रही थी। अगर जरा सा भी कंट्रोल खोता तो हम खाई में गिर जाते। सड़क अचानक मोड़ लेती थी। मैंने ब्रेक दबाए, लेकिन गाड़ी तेज थी। ट्रक बेकाबू होकर सड़क के किनारे वाले पत्थर से टकराया। जोर का झटका लगा। सुजन सीट से उछल गया और मेरा सिर स्टीयरिंग से टकराया। ट्रक रुक तो गया, लेकिन औरत अभी भी ट्रक की छत पर थी। अब उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा खिड़की से अंदर झांका। हम दोनों जड़ हो गए। तभी दूर से सुबह की पहली किरण दिखाई दी। सूरज की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, वो औरत जोर की चीख मारकर हवा में गायब हो गई। ट्रक के आसपास अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ अब पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। सुजन ने राहत की सांस ली और रोते हुए कहा, भाई बच गए, सच में बच गए। मैं भी पसीने से भीगा हुआ स्टीयरिंग पर झुक गया, लेकिन दिल में कहीं एक सवाल चुभ रहा था। क्या सच में हम बच गए थे, या फिर ये उसकी कोई और चाल थी? हम ट्रक लेकर धीरे धीरे पहाड़ चढ़ते रहे। करीब 1 घंटे बाद हमें सड़क किनारे पुलिस की जीप दिखी। 2 जवान खड़े थे। उन्होंने हमें रोका और पूछा, रात को कहाँ रुके थे? मैंने डरते हुए पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा कि गांव में रुक गए थे। उनमें से एक जवान ने गंभीर होकर कहा, कौन सा गांव? इस रास्ते पर तो पिछले 10 साल से कोई गांव है ही नहीं। सब जलकर खाक हो चुका। हम दोनों के होश उड़ गए। पुलिस वालों की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने हकलाते हुए कहा, साहब, पर हम तो रात भर उसी गांव में रहे। वहां एक बूढ़ी औरत ने हमें शरण दी थी। दोनों जवान एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। फिर उनमें से बड़ा अधिकारी सा दिखने वाला बोला, बेटा, तुम लोग धोखे में हो। इस सड़क पर पिछले 10 साल से कोई गांव नहीं है। आग लगने से पूरा गांव जलकर राख हो गया था और लोग कहते हैं वही औरत अब भी भटकती है। सुजन घबराकर चिल्ला पड़ा, भाई, वही औरत थी, वही तो हमें मारना चाहती थी। पुलिस वाले हमें ध्यान से देखने लगे। उनमें से एक धीरे से बोला, तुम दोनों जिंदा लौट आए, ये चमत्कार है। पुलिस वालों ने हमें रास्ता सुरक्षित पार करने की हिदायत दी। सुबह का वक्त है, सूरज की रोशनी में वो आत्मा ज्यादा ताकतवर नहीं होती। जल्दी जल्दी ये पहाड़ पार कर लो, उन्होंने कहा। हमने उनका शुक्रिया अदा किया और ट्रक फिर से आगे बढ़ा दिया। सुजन बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा। भाई, मुझे तो लग रहा है वो औरत अब भी हमारे पीछे है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। सुबह हो गई है, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन दिल के भीतर एक डर अब भी चुभ रहा था। सूरज निकल चुका था, लेकिन सड़क पर अब भी हल्की धुंध फैली हुई थी। ट्रक धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते चढ़ रहा था। अचानक इंजन से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से चिल्ला रहा हो। मैंने गाड़ी रोकी, बोनट खोला, लेकिन सब कुछ सामान्य था। तभी पीछे से किसी महिला की धीमी हंसी सुनाई दी। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। सुजन कांपते हुए बोला, भाई, ये जगह छोड़, मुझे लग रहा है वो हमें यहां भी परेशान करेगी। हम दोनों ने बिना वक्त गंवाए ट्रक आगे बढ़ा दिया। करीब 1 घंटे बाद सड़क के मोड़ पर एक छोटा सा मंदिर दिखा। मंदिर के बाहर कुछ साधु बैठे थे। उनमें से एक साधु ने हमें रुकने का इशारा किया। हमने ट्रक रोका। साधु हमारे पास आकर बोला, तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक शक्ति का साया है। रात में किससे मिले थे? मैंने पूरी कहानी उसे बता दी। साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारे पीछे जिस औरत का साया है वो अब आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। वो तुम्हें अपना शिकार बनाने आई है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वो हमेशा के लिए दूर चली जाए तो आज रात यहां मंदिर में रहना होगा। सुजन ने घबरा कर कहा, भाई, मैं तो वापस दिल्ली भाग जाऊंगा। मुझे ये माल, ये सफर कुछ नहीं चाहिए। लेकिन साधु की आंखों में कुछ ऐसा विश्वास था कि मैंने उसकी बात मानने का निश्चय किया। शाम होते ही साधुओं ने हमारे लिए मंदिर में जगह बना दी। उन्होंने धूप, दीप और हवन की तैयारी शुरू की। सुजन अब भी घबराया हुआ था। भाई, अगर आज रात वो फिर आ गई तो? मैंने कहा, तो यही साधु हमें बचाएंगे। शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। रात धीरे धीरे घिर आई।
मंदिर की घंटियां, मंत्रोच्चारण और हवन की सुगंध से माहौल रहस्यमयी हो गया। लेकिन अचानक हवा का तेज झोंका आया और सारी दीपक की लौ एक साथ बुझ गई। सन्नाटा छा गया। तभी मंदिर के दरवाजे पर वही सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई दी। उसकी आंखें अब और भी लाल थीं, बाल बिखरे हुए और होंठों से खून टपक रहा था। वो चीखते हुए अंदर घुसी। तुम लोग सोचते हो कि मुझसे बच जाओगे? कोई मंदिर, कोई मंत्र मुझे नहीं रोक सकता। साधुओं ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। आग का हवन कुंड तेजी से भड़क उठा। औरत दर्द से चीखने लगी, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं हुई। उसने झटके से पूरा हवन कुंड उलट दिया। अंगारों की बरसात पूरे मंदिर में फैल गई। सुजन डरकर मेरे सीने से चिपक गया। भाई, अब तो हम खत्म हैं। तभी प्रमुख साधु ने अपने गले से रुद्राक्ष की माला उतारी और उस औरत की तरफ फेंकी। माला उसके गले में पड़ते ही वो औरत जोर से तड़पने लगी। उसकी चीखें पूरे पहाड़ में गूंजने लगी। उसका चेहरा विकृत होने लगा, आंखें धुंधली पड़ गईं। लेकिन उस प्रक्रिया में साधु खुद आग की लपटों में घिर गया। उसकी चीख सुनकर मेरे दिल पर जैसे हथौड़ा पड़ा। वो हमें बचाने के लिए खुद बलिदान दे चुका था। सुबह होते होते सब कुछ शांत हो गया। वो औरत गायब हो चुकी थी। सिर्फ राख और जली हुई माला का टुकड़ा बचा था। सुजन ने कांपते हुए कहा, भाई, लगता है अब हम सचमुच बच गए। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन दिल में अब भी शंका थी, क्योंकि जब हम ट्रक में बैठे तो शीशे पर धुंधली सी उंगलियों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने वहां लिखा हो, मैं वापस आऊंगी। मंदिर से निकलने के बाद मेरा और सुजन का मन हल्का तो हुआ, पर डर पूरी तरह गया नहीं था। शीशे पर बनी वो उंगलियों की लकीरें जिनसे लिखा था, मैं वापस आऊंगी, बार बार आंखों के सामने आ रही थी। सुजन बुदबुदा रहा था, भाई, अब तो दिन निकल गया, चलो सीधा दिल्ली लौट चलते हैं। मुझे इस ट्रक, इस माल, इस सफर, किसी चीज की परवाह नहीं। मैंने स्टीयरिंग पकड़ते हुए कहा, नहीं सुजन, अब जब इतना सफर तय कर लिया है तो बीच में लौटना ठीक नहीं। माल सुरक्षित पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। उसने मेरी तरफ देखा और चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में साफ डर झलक रहा था। ट्रक धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतर रहा था। दिन की धूप खिली थी, आसमान नीला, लेकिन माहौल में अब भी अजीब सा बोझ था। अचानक सड़क के किनारे से गुजरते हुए मैंने देखा, पेड़ की छाया में कोई खड़ा था। वही सफेद कपड़े, वही बाल। मैंने ध्यान से देखा तो कोई नहीं था, लेकिन ट्रक की रियर व्यू मिरर ऑन में वही साया साफ दिखाई दे रहा था। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। सुजन ने कांपते हुए पूछा, भाई, क्या देख रहा है तू? मैंने झूठ बोला, कुछ नहीं, बस रास्ते पर ध्यान दे रहा हूं। लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज हो चुकी थी। करीब 1 घंटे बाद हम एक सुनसान घाटी के मोड़ पर पहुंचे। वहां पहले से भीड़ लगी थी। हमने ट्रक रोका। आगे जाकर देखा, एक छोटा ट्रक खाई में गिरा पड़ा था। लोग कह रहे थे कि ड्राइवर को कुछ दिखा और उसने अचानक ब्रेक मारी, जिससे गाड़ी पलट गई। मैं और सुजन ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमें पता था ये उसी औरत का काम था। उस दिन हम शाम तक ट्रक चलाते रहे, लेकिन जब रात गिरने लगी, मेरा मन डर से कांपने लगा। सुजन तो पहले से ही बोला, भाई, अब रात में मत चल, कहीं भी रुक जाए, पर सड़क पर मत उतरना। हमने एक सुनसान ढाबे पर ट्रक रोका। ढाबा खाली था, बस एक नौजवान लड़का वहां काम कर रहा था। उसने हमें खाना दिया और सोने के लिए बेंच पर चादर बिछा दी। मैंने जैसे ही आंखें बंद की, सपनों में वही औरत दिखने लगी। उसका चेहरा, उसकी हंसी, उसकी लाल आंखें, वो बार बार कह रही थी, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी। मैं पसीने में डूबकर उठ बैठा। सुजन पहले से ही जाग रहा था। उसने कहा, भाई, मुझे भी वही सपना आया। सुबह जब हमने ढाबे वाले लड़के से विदा ली तो उसने अचानक पूछा, भाई, आप लोग रात को डर तो नहीं गए? मैं चौंका। क्यों? वो बोला, ये ढाबा जिस जमीन पर बना है उसके बारे में सुना है? कहते हैं यही वो जगह है जहां सालों पहले उस औरत की लाश मिली थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सुजन तो लगभग बेहोश ही हो गया। हम जल्दी जल्दी ट्रक लेकर वहां से निकले, लेकिन रास्ते भर अजीब घटनाएं होती रहीं। कभी शीशे पर उंगलियों के निशान, कभी ट्रक के ऊपर से ठक ठक की आवाज, कभी सीट के नीचे से किसी के रोने की ध्वनि। सुजन अब टूट चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई, मैं अब और नहीं चला सकता। ये औरत हमें छोड़ने वाली नहीं है। मैंने भी गहरी सांस लेकर कहा, शायद तू सही है।
अब ये सिर्फ एक सफर नहीं रहा, बल्कि मौत का खेल बन चुका है। रात होते ही हमने ट्रक रोकने की बजाय आगे बढ़ना तय किया, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद हो गया, हेडलाइट बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी सामने सड़क पर वही औरत खड़ी थी। अब की बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। वो धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ी। सुजन सीट पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। भाई, अब तो हम मर गए। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा लॉक किया, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। वो औरत अब ट्रक के अंदर थी। उसने हमें घूर कर देखा और फुसफुसाई, कहाँ था ना, मैं वापस आऊंगी। उसकी ठंडी सांसें हमारे चेहरों से टकराईं। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। सुजन की चीख आखिरी आवाज थी जो मैंने सुनी। और फिर सब कुछ अंधेरा। अंधेरे में सब कुछ ठहर सा गया था। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। चारों ओर सिर्फ हल्की धुंध और ठंडी हवा थी। सुजन मेरी तरफ मुंह फेर कर बैठा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और भयभीत थीं। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों की सांसें उड़ी हुई थीं, शरीर कांप रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो औरत कहीं नहीं थी। जैसे ही हमने हिम्मत जुटाई, ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया। हेडलाइट्स जल उठीं। सड़क फिर से सामान्य दिख रही थी। सुजन ने आवाज में हिचकिचाहट के साथ कहा, भाई, लगता है हम बच गए। लेकिन तभी दूर पहाड़ की घाटी में धुंध में एक सफेद परछाई दिखाई दी, जैसे कोई हमारी ट्रक के पीछे पीछे चल रही हो। मैंने गहरी सांस ली। शायद ये अब सिर्फ साया ही रह गया है, पर वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। सुजन ने सिर हिलाया। हाँ भाई, अब ये डर हमारी जिंदगी में हमेशा रहेगा। जैसे जैसे सूरज पूरी तरह उगा, धुंध हटने लगी। हमने ट्रक की तरफ ध्यान दिया। सब सामान सुरक्षित था। सड़क पर कोई अनहोनी नहीं हुई थी। सुजन ने मेरी तरफ देखा। भाई, अब हम सच में उत्तराखंड के पहाड़ पार कर पाए। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब हर रात मेरे सपनों में वही औरत आएगी, ये मैं जानता हूं। जैसे ही हम ट्रक लेकर आगे बढ़े, मैंने रियर व्यू मिरर में हल्की धुंध में देखा। एक सफेद साया फिर से हमारी ट्रक के पीछे था, लेकिन यह अब धीमा था, जैसे सिर्फ डर दिखाने के लिए। सुजन ने हकलाते हुए कहा, भाई, लगता है वो सच में कभी हमारे साथ छोड़ने वाली नहीं है। मैंने भी चुप्पी साध ली। हाथ स्टीयरिंग पर मजबूत पकड़ ली। बस आगे की सड़क पर ध्यान लगाकर ड्राइव करने लगा। हम उत्तराखंड के पहाड़ पार करके सुरक्षित नीचे उतरे, लेकिन हमारी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रही। सुजन अब रात में अकेले ड्राइव नहीं करता। मैं भी हर रात ड्राइव से पहले अपने पास हनुमान चालीसा की माला जरूर रखता हूं। और ट्रक, वो अब भी उसी मार्ग से गुजरता है, लेकिन हम हमेशा सावधानी बरतते हैं। किसी भी अजीब छाया या अजीब आवाज पर हम तुरंत रुकते हैं। कहते हैं वह औरत अब भी उत्तराखंड के पहाड़ों में भटकती है, हर उस ड्राइवर का पीछा करती है जो रात में अकेला आता है। और अगर आप भी कभी उस रास्ते से गुजरते हैं, तो याद रखिए, सफेद कपड़े, लंबा बाल, लाल आंखें, वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि मौत का संदेश है। सुजन मुझसे अक्सर पूछता है, भाई, क्या सच में वो हमें हमेशा के लिए देख रही है? मैं बस सिर हिलाता हूं। और हर रात जब पहाड़ों की धुंध उठती है, मैं अपने स्टीयरिंग पर हाथ कसकर पकड़ता हूं, क्योंकि जानता हूं वो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे पीछे है। यही है मेरी भूतिया स्वर की कहानी। कभी कभी मैं खुद सोचता हूं, क्या हम सच में बच गए थे, या हमारी